की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इतनी बड़ी गलती है, अगर ऐसी मिस्टेक आपके घर में भी की गई है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, घर कोलैप्स भी हो सकता है। तो इस गलती के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे और इसका इलाज क्या है और क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें टेक्निकल वे से भी बताऊंगा, सिंपल भाषा में भी बताऊंगा। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ सिविल साइट विजिट पे मिलेंगी और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी, गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो गलती आप देख रहे हो ये क्या हुई है, ये हमारा है कॉलम और ये बीम, और जो बीम का सरिया है जो कॉलम में जा रहा है उसमें कोई एल नहीं है, जहाँ बैंड नहीं है, जहाँ एंकरेज लेंथ भी हम बोलते हैं और डेवलपमेंट लेंथ भी उसको बोलते हैं। होता क्या है, दोनों तरफ हमें जो बीम का सरिया होता है, जहाँ जंक्शन बनता है, जहाँ कॉलम और बीम मिलता है, वहाँ पे वो सरिया एल होना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हो सीधा कट कर दिया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। फ्यूचर में जब इस जगह पे लोड आएगा, एक स्टोरी में नहीं, 2 स्टोरी में नहीं, 3 स्टोरी में जब लोड बढ़ जाएगा और सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस यहाँ से ही होंगे। क्या होगा, वो सरिया जो होगा वो स्लिप हो जाएगा। जब उस पर लोड आएगा वो अंदर से स्लिप हो जाएगा और पूरा बीम में क्रैक्स और टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जब अर्थक्वेक आता है, इस बिल्डिंग को, इस घर को हम अर्थक्वेक प्रूफ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ है, मेन जो एंकरेज लेंथ होती है, वो कब काम आती है, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस लगते हैं, सिस्मिक लोड आते हैं, तो उस दौरान एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से प्रोवाइड करना होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सिविल इंजीनियर्स के लिए है। लेकिन सिंपल जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो यहीं से समझ जाए। यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, जब भी बीम में सरिया प्रोवाइड करवाना है, वहाँ पे आगे आपका एल होना ही होना चाहिए। मिनिमम 300 mm का एल होना ही चाहिए। 300 नीचे, 1 फुट का बोल लो, जहाँ 1 फुट ऊपर, मतलब प्रॉपर से एक दूसरे को पकड़ के होना चाहिए कि वो वहाँ से रुका रहे और जब लोड आए उस पर तो वो सरिया एक दूसरे को पकड़ के रखे। तो ये काफ़ी बड़ी गलती है, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कंस्ट्रक्शन में, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं, ये होता क्या सही तरीके से हम कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी साइड पे देखेंगे, और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में अच्छे से देख लेते हैं। सामने आप देख रहे हो ये हमारा जंक्शन है। मतलब जंक्शन क्या होता है, जहाँ एक कॉलम रहेगा, दोनों तरफ से बीम आएगा, मतलब कहीं दोनों तरफ से क्या, हर तरफ से जहाँ बीम जुड़ेगा मतलब एक दूसरे से, वो होता है हमारा जंक्शन। मतलब सिंपल भाषा में जंक्शन आपने सुना ही सुना होगा। तो जंक्शन में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ आपने प्रोवाइड करनी है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो आप देख रहे हो कि जो कॉलम है, मतलब जो कॉलम का एल होता है, नीचे बॉटम होता है, आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। नीचे सामने देखिए, नीचे में जो कॉलम का एल है वो इसेंट्रिक है, एक तरफ एल किया हुआ है, क्योंकि जो कॉलम का लोड आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, वो नीचे की जो एंकरेज लेंथ हम बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे, जहाँ एल जिसको हम बोलते हैं उसको किया। एक तो चीज़ 16D से कभी भी छोटा एल नहीं रखना, मतलब 350 mm से कभी भी आपका छोटा एल नहीं होना चाहिए। और इसमें किया क्या गया है, गलती क्या हुई है, आप देख रहे हो। सबसे पहले जो जाली है, जो बॉटम जाली है, स्टील है, वो किस हिसाब से, उसका स्पेसिंग कोई अंत ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो की हुई है वो क्या है, जो इसका एल है वो सब एक तरफ कर दिया है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये कॉलम मतलब फ्यूचर में अगर अर्थक्वेक वगैरह कुछ आया तो इस कॉलम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैं इसको कहूँगा, और मोस्टली मैंने देखा भी है, काफ़ी घरों में ये मिस्टेक की जाती है कि जो उसके एल होते हैं, या तो उसको बिल्कुल कितना दिया जाता है, 200 mm, 250 mm, या तो ऐसे किया जाता है कि एक ही तरफ उनको कर दिया जाता है। कभी भी ऐसे कभी भी नहीं आपको करना है। आपको क्या करना है, जो एल होंगे वो चारों तरफ आपके होने चाहिए, मतलब 4 एल तो कॉर्नर टाइप कॉर्नर में होने चाहिए, बाकी जो एल होंगे उनके सेंटर होने चाहिए। अगर बाई चांस आपको सेंट्री करना है, एक तरफ दीवार है या दो तरफ दीवार है, जितना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, हर तरफ आपको एल जो होते हैं वो निकालने पड़ते हैं स्टील के, कि आपका जो कॉलम है, क्योंकि लोड जब उस कॉलम के स्टील पे आएगा तो उसी से डिस्ट्रीब्यूट चारों तरफ होगा। अगर वो एल ही एक तरफ होगा, अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल उसको कोई फोर्स लगी तो वो स्प्लिट कर जाएगा, टेढ़ा पड़ जाएगा, उल्टा कर पड़ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इसको आपको कभी नहीं होने देना जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो। अगली चीज़ जो देख रहे हो आप इसको बोल लो कन्फाइंड मैसनरी बोल लो, या कन्फाइंड कंस्ट्रक्शन बोल लो, या प्लम कंक्रीट बोल लो, जो भी है। कंक्रीट में इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है अगर मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अगर इस तरीके से आप कंक्रीटिंग करते हो कि उसमें जो प्लम होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अगर प्लम कंक्रीट भी कर रहे हो तो उसका भी कुछ रेशो होता है कि किस रेशो में आपको प्लम डालना है, पत्थर डालना, और किस रेशो में आपका कंक्रीट जाएगा। और सामने जैसे आप देख रहे हो, इधर पत्थर ज़्यादा है, कंक्रीट कम,
तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। फुटिंग फाउंडेशन में कभी भी ऐसी गलतियां मत करना जो आप सामने देख रहे हो। अगली जो मिस्टेक है मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कॉलम की कास्टिंग की जा रही है, कंक्रीट पोर किया जा रहा है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होनी चाहिए, उसको जो वाइब्रेटर यूज़ करना चाहिए। वाइब्रेटर की जगह क्या किया जा रहा है, एक डंडे से खाचा जा रहा है। तो उस डंडे से खाचने से कुछ नहीं होगा, उसमें हनीकॉम्ब और प्रॉपर से वॉइड्स खत्म नहीं होंगे। अगर प्रॉपर से वॉइड खत्म नहीं हुए तो आपका जो कॉलम होगा उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी जो ग्रेड का आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो। M30 कर रहे हो तो M30 ग्रेड की वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें वॉइड्स हैं, वो प्रॉपर से कंपैक्ट नहीं हुआ है। और जब उस पर लोड आएगा तो वहाँ सेटलमेंट आएगी और आपके घर में क्रैक्स देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी कंस्ट्रक्शन करवाओ, किसी चीज़ की भी कास्टिंग आप करते हो, तो आपका जो कंक्रीट हो वहाँ पे प्रॉपर से वाइब्रेटर यूज़ करो। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको अपनी घर की सुपरविजन प्रॉपर से करनी है। जो भी कंक्रीट होगा उसको प्रॉपर से आपको वाइब्रेट करवाना ही करवाना है। नेक्स्ट जो गलती मैं कॉलम में देख रहा हूँ, जो आप सामने कॉलम देख रहे हो, ये डुप्लेक्स घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, डबल स्टोरी घर की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज़ें देखोगे तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक आपको दिखेगी। जो भी कॉलम का सरिया है वो सब एक ही लेवल पे कट है। और जब सेकंड स्टोरी की कंस्ट्रक्शन होगी तो लैब तो ज़रूर किया जाएगा, लेकिन लैब होगा क्या, लैब एक ही जगह पे आएगा। और जब लैब एक जगह पे आएगा तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी बन जाते हैं, क्योंकि जॉइंट एक जगह पड़ रहा है। अगर किसी चीज़ को भी एक ही जगह जॉइंट पड़ेगा, अगर उधर कोई भी प्रेशर या लोड पड़ा, स्ट्रेस पड़ा, तो फेलियर के चांसेस वहीं से सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको हमेशा जो लैब देना है, जो सरिया कट करवाना है, वो स्टैगर्ड करवाना है, अल्टरनेट करवाना है। एक सरिया 1 मीटर नीचे है तो दूसरा सरिया 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट स्टैगर्ड आपके सरिये होने चाहिए। अगर ऐसी गलती करने वाला ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर आपके घर में अगर लगा हुआ है, उसको आज ही नौकरी से निकाल दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सामने आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इसको 3 से 4 महीने हुए हैं इस कंस्ट्रक्शन को, और आप सरिया देख रहे हो इसका डिटोराइड हो गया, मतलब खराब हो गया है, उसको क्रोजन रस्ट लग गई है और वो किसकी मिट्टी की तरह निकल रहा है। अगर ऐसी गलतियां करवानी है अपने घर में तो उसकी लाइफ में, मैं बोलता हूं ना, तो ऐसे तो 40 से 50 साल होती है किसी घर की लाइफ, तो उसकी 10 से 20 साल भी नहीं रहेगी। क्यों, क्या हुआ, क्या यहाँ कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर आप यहाँ बीम आप देख रहे हो, ये बीम में कवर ब्लॉक नहीं है, हनीकॉम्ब है, और इसका कंक्रीट का प्रोसेस इतना ख़राब रहा होगा कि ना इसमें वाइब्रेटर किया होगा, ना इसमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया। और स्पेसिंग आप रिंग की देख रहे हो, अप्रॉक्स 1-1 फुट की स्पेसिंग है, और ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला है, ये पहली स्टोरी है। अगर ऐसी मिस्टेक करोगे तो थोड़े दिन में ही वो घर गिर जाएगा। अगर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हो तो होता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सरिया देख रहे हो, 4 महीने की, सिर्फ 4 महीने हुए इस घर को, तो सरिया बिल्कुल मिट्टी बन गया है और पूरा डिट्रॉइड हो गया, पूरा खत्म हो गया ये सरिया। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, कंक्रीट कितने देर तक रुका रहेगा, तो वो एक दिन फेल होगा ही होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये मिस्टेक हर कोई कर रहा है। हर लोग इस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक कर रहे हैं। ना बीम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ना कॉलम में, ना स्लैब में। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको बीम और कॉलम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ही करने हैं, नहीं तो आप भी इस तरह भुगतोगे 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल बाद। क्योंकि क्या होता है, कंक्रीट के बाद पोथा पोथी कर दी जाती है, प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, और वो आपको इतनी जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन 2 से 3 साल बाद ऐसा ही हाल होगा, अंदर से सरिया सड़ जाएगा, और बाई चांस रब ना करे अटके आया तो आपका पूरा घर गिर सकता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से कैसे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लैब में आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ना, इस तरीके से आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। 25 mm 1 इंच होना चाहिए। पीवीसी के बाजार से भी मिलते हैं, खुद से भी बना लो। कभी भी पत्थर, ब्रिक या लकड़ी ये मत यूज़ करो। ये लोग यूज़ करते हैं कि पत्थर डाल देंगे, बजरी डाल देंगे, एग्रीगेट डाल देंगे, वो मत करो। मार्केट से लाओ, थोड़ा सा खर्चा जाता है इसमें, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं जाता है। तो आपको 25 mm स्लैब में कवर ब्लॉक देना है। और आपको कॉलम में क्या करना है, कॉलम में आपको 50 mm, 40 से 50 mm आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। वो भी पीवीसी का लो, जहाँ आप कंक्रीट का बना लो। कंक्रीट का बनाओगे M30 ग्रेड का बनाना, पत्थर और या कुछ मटेरियल मत उसमें डालना, बहुत बड़ी गलती होती है।
तो ये जब आप कवर ब्लॉक नहीं देते हो तो इस तरीके से हाल हो जाता है। तो ऐसे मिस्त्रियों को, ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम मत दो जो ऐसी गलती करते हैं। हमेशा कवर ब्लॉक डाल के ही कंस्ट्रक्शन करवाना, ये मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा। और अगर आपके घर में ऐसा हो गया है या किसी बिल्डिंग में हो गया है तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग का मैं ऑप्शन आपको दूंगा। रिस्क मत लो, आज ही उसको, अगर कॉलम है तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग आप करवा दो। और अगर स्लैब है तो उसमें जहाँ जो चैनल्स रहते हैं एमएस के वो प्रोवाइड करवाओ, या उसमें भी रेट्रोफिटिंग आपकी हो जाती है। नहीं तो फ्यूचर में कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है।